जनाब, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नूर, और मॉर्निंग विद हम में आज हम क्लासिकल थीम पे जो है क्लासिकल म्यूज़िक को ये ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ये जो महफिल हमने सजाई है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे सिंगर से जो कि बहुत टैलेंटेड है, और उन्होंने अपना टैलेंट दूसरे मुल्क में जाकर मनवाया और मनवा कर वापस आया। और हमारे, मैं कहूँगी, फ़ख्र पाकिस्तान है। वेरी यंग, और मेरा ख्याल में कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे आगे फ्यूचर में जाके और नाम हमारा आगे बढ़ाना है। जी, आई वुड लाइक टू वेलकम अमानत अली। मेरे मौला मौला मेरे मौला मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन मौला मौला मेरे मौला। क्या हाल है? किस तरफ है जी जनाब, कैसे आप तो, हम तो सोच रहे थे आप क्लासिकल गाना है तो क्लासिकल, जरा वार्डरोब भी आपकी क्लासिकल होगी, पर आप तो पूरे अंग्रेज बने हुए कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? नहीं, गाना क्लासिकल होना चाहिए तो वार्डरोब जैसी मर्जी है। ये तो है, बात तो काम है। की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बैठ के एक जब क्लासिकल पूरा अटायर भी आपका अगर क्लासिकल हो तो वो एक और ही आपको पूरा एक फील आती है। एग्जैक्टली, वो तो है। वैसे पहनते हो कभी कुर्ता और चूड़ीदार पजामा? बहुत कम। कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हो या कोई ऐसा इवेंट हो या कोई हमारी म्यूजिक वीडियो ऐसी हो जिसमें थीम के अकॉर्डिंगली वार्डरोब होना चाहिए। नॉर्मली नहीं पहनता मैं, सलवार कमीज नहीं पहनते ना, ऑब्वियसली अभी एज भी ऐसी है, लेकिन अच्छा लगे अगर आप पहने तो आपको अच्छा लगे गाते हुए। अच्छा ये बताएं अमानत, मैं अमानत से बात भी करी थी कि आपने माशाल्लाह अपनी एल्बम रिलीज की पाकिस्तान में एंड देन यू रिलीज्ड इट इन इंडिया, तो कैसा था रिस्पॉन्स? अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स। क्योंकि वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पाकिस्तान में एल्बम लॉन्च करना चाह नहीं रहा था, और क्योंकि आपको पता है हालात कैसे हैं यहाँ पे। बट क्या वजह, पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान में नहीं एल्बम रिलीज करना? नहीं, पाकिस्तान में नहीं करता तो मैं कहीं भी नहीं करता। अच्छा। मैं ओवरऑल एक बात करूँ कि एल्बम यहाँ पे लॉन्च करना चाहता टाइम नहीं है ना, टाइम तो आपको पता है यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, और लोगों के जो अटेंशन है वो किसी और, मतलब सब परेशान है और एक अजीब ही प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। मगर फिर भी मेरे साथ ब्रांड था और टाइम वही था, दैट वाज द परफेक्ट टाइम मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने रिस्क लिया और पाकिस्तान में अच्छा रिस्पांस मिला। फॉर द फर्स्ट 4 months नंबर 1 एल्बम थी, नंबर 1 सेलिंग एल्बम थी। अच्छा, इन पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और उसके बाद है ना रिलीज इट इन इंडिया, और इंडिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी ग्लैड के लास्ट ईयर 2010 में, नहीं मेरे ख्याल से 11 में कोहराम एल्बम को फॉर द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, म्यूजिक मिर्ची अवार्ड। और उसमें देयर वाज अ सॉन्ग, देयर वाज अ क्लासिकल सॉन्ग ठुमरी जी, तो उसको फॉर द बेस्ट इंडी पॉप सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वेरी नाइस जी, तो फिर हो जाए थोड़ी सी ठुमरी? हाँ श्योर प्लीज आइए। हाँ, ये जो क्लासिकल थीम है हमारी आज की, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस पे मैंने कैसे मेहनत की थी और इसका राग क्या है, इसका ताल क्या था। ये एक्चुअली मैं क्लियर करना चाहूँगा, मुझे काफ़ी फैंस पूछते हैं इंटरनेट पे और मैसेजेस के थ्रू या जो मिलते हैं, मतलब वो फैंस जो कि म्यूज़िक लवर्स हैं और जिनको म्यूज़िक पता है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक राग है एमन, जिसको इंडिया में यमन भी कहते हैं। अच्छा। और सुनने वालों को ये लगता है कि जो ठुमरी है ये एमन राग में बनी हुई है। अच्छा। जबकि ये एमन में नहीं है। ओके। उसके बहलावे, उसके ठहराव ऐसे हैं जिससे लगता है कि ये एमन है, बट है नहीं। ये एक राग है कौश के धनी। अच्छा, ओके। ये उस राग में बनी हुई है, मगर इसका क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एक ऐसा है। सुबह नहीं गाते ना एक, तो क्या मतलब सुबह वाला टाइमिंग्स का है ना वो? भैरों होता है। अच्छा, अहीर भैरों, टोडी, फिर दोपहर के होते हैं कुलार सारंग, और तो ये कौन सा है? ये रात के होते हैं मारवा। और तो ये कौन सा है? धनक, जब धनक नत रहती तब फिर आगे ये कौश के धनी है ये। अच्छा, इसका था वो एमन का होता है धनी रे गा रे नी रे सा, ये होता है एमन। मगर जो राग, जो ठुमरी है वो है धनी सा ग ग म धनी नि सा ग नि ग सा ग नि सा धनी द
सगन नहीं सा बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ दिल न जलाना बलमवा बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ दिल न जलाना बलमवा भूल न जाना बलमवा बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ बेनती करत हूँ। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त जी। ये होता है क्लासिकल गाना, सही मौसीकी। जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी कि जो क्लासिकल है ना वो दादा है सारे म्यूजिक का, सारी फॉर्म्स का। अगर आप क्लासिकल गा सकते हैं ना तो आप कुछ भी गा सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर आपको क्लासिकल डांस आता है तो वो बेस है ना, आप तो अगर वो ठहराओ वो चीज़ आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम द केस विद सिंगिंग। ये ऐसा है कि आप मैं जो मानता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनिंग में मुझे जो सिखाया गया था फैमिली से वो क्लासिकल और गज़ल था। बिकॉज क्लासिकल और गज़ल एक ऐसी चीज़ें हैं, ये बेसिस हैं म्यूज़िक की। अगर आपको ये आप सीखते हैं, अगर आप स्टार्ट ही इससे करते हैं तो उसके बाद हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, कायम रहते हैं। उसके बाद कुछ भी गा लें, हम रॉक गा सकते हैं, पॉप गा सकते हैं, वेस्टर्न गा सकते हैं, कुछ भी। अच्छा मानत, ये बताएं आपका ताल्लुक माशाल्लाह मौसीकार घराने से है और आपकी फैमिली भी है, तो मौसीकी की तरबियत किस उम्र से स्टार्ट की? बिकॉज वी आर वेरी यंग, आप देखें, और बहुत कम हमारे पाकिस्तान में ऐसे यंग टैलेंट है जो कि प्रॉपर क्लासिकल और सिंगर्स हैं। मतलब बाकी तो गाते तो सभी हैं, लेकिन जिनको पता है कि क्या गा रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरी आप हंसेंगे अगर मैं बताऊंगा आपको कि मेरी म्यूजिक जो ट्रेनिंग है कब से शुरू हुई थी। मतलब हमें बोलना भी नहीं आता था। अच्छा। तब से, मतलब अभी मुझे याद है, मुझे नहीं याद, पैदा होते ही आपने रोने के बजाय पहले राग तो नहीं रखा था? वो तो ना बच्चा रोता है, बच्चा रो रहा है, ये राग गा रहे हैं पहले। मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि जब व्हेन आई वाज मेरे ख्याल से अभी 2 साल का था मैं। अच्छा। और पापा लेटे होते थे और अपने पेट पे मुझे बिठा के, और मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं समझता था क्या है, बट और हम करते थे, मतलब तब से म्यूजिक फॉलो कर रहे थे। लैंग्वेज से पहले उन्होंने म्यूजिक सिखा दिया। तो बस हमारे घर में माहौल भी कुछ ऐसा है कि मतलब हमारे घर में 24 घंटे जो भी बात होगी ना, मतलब अगर मजाक भी करेंगे हम कजिन्स और फ्रेंड्स, और वो मजाक भी म्यूजिक की जुबान में हो रहा होता है। मतलब किसी को अगर कोई राग नहीं आता तो उसका मजाक बन रहा है फ्रेंड का, या किसी को अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती होगी प्लेइंग में, कहीं पे ताले आप हुए तो वहीं पे। तो ये मतलब हमारे घर में मस्ती भी यही चलती है। हर घर में, मतलब हर रूम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। मैं खुद 10 से ज्यादा प्ले कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वेरी नाइस। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है अमानत, और अमानत से ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अमानत प्ले करते हैं। आई थिंक आपने किसी इंटरव्यू में ये नहीं सुना होगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद, ब्रेक के दरम्यान कोशिश करती हूँ इनसे क्लासिकल सिंगिंग सुन लूँ और आपके कानों में दर्द करूँ मैं भी। चलो जी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आपको ही मजा आएगा। हम टीवी लाया है आपके लिए एक सुरीला हफ्ता। मॉर्निंग विद हम और हम दो हमारा शो पर हो रहा है म्यूजिकल हंगामा। रैप, हेवी मेटल, क्लासिकल, पॉप, जैज, कव्वाली और भंगड़ा, सब कुछ होगा। देखना ना भूलिएगा सुर ताल का धमाल इस पूरे हफ्ते रोजाना। मेरे प्यारे वतन, दिल की
मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। वाओ वेरी नाइस जी। ये देखें कमाल, और इतने बड़े म्यूजिशियंस के सामने गाना, मतलब उनके सामने जाना ही जिनको आपने बचपन से मतलब आइडियलाइज किया हो। वो हो गई आशा जी, हो गई, अभी आपने देखा बप्पी लहरी बैठे हुए थे, और बड़े बड़े म्यूजिशियन। हाउ इज एक्सपीरियंस, आई मीन, और आप, मैंने इनसे पूछा आप कितने साल के थे? 19 साल के थे उस वक्त जब ये गए कॉम्पिटिशन। डर नहीं लगता था? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब लाइफ की जो बेस्ट मेमोरीज होती हैं उसमें से है। डर नहीं लगता था बिकॉज वही बात आ गई, एक तो हम सीखे हुए थे, फैमिली ने इनकरेज किया हुआ था। हाँ वैसे क्योंकि मेरे ख्याल से 8 महीने चला था ये कॉन्टेस्ट, और पहले कोई 4-5 एपिसोड्स में प्रेशर और नर्वस होता था क्योंकि बहुत उनके ज़्यादा। सिंगर्स तो इतने, उनके भी बहुत ट्रेंड होते हैं ना, वो भी वो नहीं बट जितना मर्जी ट्रेन, फॉर द फर्स्ट टाइम यू वेंट टू ट्रेन इंडिया, जितना मर्जी हो, जब देखें कि आप में भी आप इतना अच्छा डांस करते हैं माशाल्लाह, मतलब सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी हम जब परफॉर्म करते हैं तो वो एक और बात होती है। बट जब हमें पता हो कि 4 लोग, 4 जो लेजेंड्स हैं वो हमें जज कर रहे हैं, जब हम जज हो रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, नर्वस होता है। बट आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे, मतलब मज़े से परफॉर्म करते थे। बट बहुत अलग एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए तो बहुत कुछ नया था बिकॉज आई वॉज ओनली 19, और 19 साल की उम्र में, मतलब एक तो सिंगर भी हैं और सारे लेजेंड्स के सामने परफॉर्म और भी साथ 132 मुल्कों में इसकी टेलीकास्ट Airing हुई, एयरिंग हुई, और फिर 34 करोड़ वोट्स फिनाले में मिलना, सो दैट वाज लाइक। और सिर्फ इंडियन कर रहे थे वहाँ पे वोट? वर्ल्ड वाइड कर रहे थे ना। एक्चुअली इन्होंने कुछ ऐसा बनाया था कि 2 पार्ट्स में इन्होंने वोटिंग अनाउंस की थी। तो सिलेक्ट कैसे हुए आप? मैं हुआ था, ये बहुत एक लंबी स्टोरी है। मैं इस्लामाबाद में था, किसी काम से गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सारेगामा के ऑडिशंस हो रहे थे लाहौर में, और आई वाज सो एक्साइटेड कि ये सारे, बिकॉज मेरा एक सपना था वहाँ पे उसमें परफॉर्म करना। देख रहे हैं वो प्रोग्राम बड़ा चल रहा है, और बस वो ऑडिशंस में फ़ौरन लाहौर पहुँचा मैं, हालांकि वो लास्ट डे था ऑडिशंस का। किस्मत, तो वो किस्मत भी, वो एक पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके इवन फॉर्म्स भी नहीं मिल रहे थे, मैं रात के 2 बजे पहुंचा था। फॉर्म्स एक रेस्टोरेंट है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे अवेलेबल थे, तो 2 बजे से पहले बंद हो जाता है। मैंने अपने फ्रेंड से कॉल की और उस रेस्टोरेंट के ओनर से जाके वो रेस्टोरेंट खुलवाया, और वहाँ से मैंने फॉर्म लिए, और नेक्स्ट डे जो लास्ट डे था, और वहाँ पे ऑडिशन दिए मैंने, मैं सिलेक्ट हो गया। आप देखेंगे जब ऑडिशंस हो रहे थे, मैं जब गया हूँ तो गेट पे कोई हज़ारों लोग थे, स्टूडेंट्स और जो सिंगर्स ऑडिशंस के लिए। तो मैं जाके बिल्कुल काफ़ी डिसहार्टन हुआ, मैंने कहा यार आज ऑडिशंस नहीं होंगे मेरे, और बस ऐसा हुआ कि दुबई जाना था। गाना कौन सा गाया था? वही बताने लगा आपको कि अंदर से ना ऑडिशंस